आज के शो में रुपए की बेकदरी तमाम रिकॉर्ड तोड़ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी बुलबुला उठा। साबिक वजीर आजम इमरान खान की सुई फिल फॉर नए इंतखाबात के हुसूल पर अटकी हुई। मईशत डामाडोल, क्या हुकूमत खामोश तमाशाई। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, आज सूरत हाल और बदतर हुई। हमने देखा कि पाकिस्तानी रुपया मजीद अपनी कदर खोता हुआ नजर आया। एलसीज के हवाले से 241, 242 के रेट्स हम सुनने में हमें आए। पाकिस्तान के ऑयल इंपोर्ट्स के हवाले शिपमेंट्स आई, उनकी एलसीज में की खुली, वो 241, 242 कहा जा रहा है कि रेट्स कोट किए गए। आगे मुस्तकबिल के हवाले से जो हमें नजर आ रहा है वो भी अंदेशे, खदशात, इंतशार, खल्फशार आगे क्या होने जा रहा है, ये बहुत से सवाल लोगों के जहनों में है। यहाँ आपको ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बार बार वजाहत स्टेट बैंक की भी आई है, जो आगे अब आपको बताएंगे कि किस तरह आलमी सतह के ऊपर डॉलर अपनी मुख्तलिफ करेंसीज के अगेंस्ट गेन कर रहा है। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में सियासी सूरत हाल पर जरा बात करते हैं। हमने ये देखा है कि साबिक वज़ीर इमरान खान साहब और उनकी जमात की सुई अटक गई है एक ही चीज पे कि फौरी इंतखाबात होने चाहिए, और मौजूदा हुकूमत और उसके इत्तेहादी ये कह रहे हैं कि हर सूरत असेंबलियां अपनी मुकर्रर मुद्दत पूरी करेंगी, यानी इलेक्शन अगस्त 2023 में होंगे। दूसरा अहम मुतालबा जो साबिक वजीर आजम तहरीक इंसाफ और उनकी जो पार्टी की तरफ से आ रहा है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की फौरी मुस्ताफी का मुतालबा है कि फौरी तौर पे वो मुस्ताफी हो जाए। कल भी फवाद चौधरी साहब ने ये बात की थी, आज भी ये बातें रिपीट हुई हैं उनके लीडर्स की तरफ से। इमरान खान साहब अपनी तकारीर में कई बार के पहले आपको सुनाते हैं एक बार याद दहानी के लिए कल फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा था, जरा ही सुनते हैं। हमारा जो अवाम के सामने जो एजेंडा है वही एजेंडा हमारा ड्राइंग रूम में है। वो दिन गुजर गए, जैसे कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि जब बंद कमरों में 4-6 लोग बैठ के फैसले कर देते थे, अब फैसले अवाम के पास है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपनी हर एजेंडा अवाम से अप्रूव करा के उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराएगी। एजेंडा हमारा बड़ा सिंपल है। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन जो है इसको जाना होगा, और मैं समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी चंद दिन ही है, वो खुद फैसला कर लें कि वो खुद जाएंगे या फिर उन्हें भेजने के लिए कोई कार्रवाई जो है वो की जाए। हम इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह रहे कि तहरीक इंसाफ की मर्ज़ी से बनना चाहिए, हम कह रहे हैं जो सियासी कुव्वतें हैं उनको मिल बैठ के नया इलेक्शन कमीशन तश्कील देना चाहिए, और जिसके ऊपर तमाम को एतबार। ये तो नहीं हो सकता कि आप मैच में अंपायर हैं और एक टीम कह रही है हमें आपके ऊपर एतबार ही नहीं है, आपको छोड़ के चला जाना चाहिए। आज ये इल्ज़ामात और संगीन हो चुके हैं। आज तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है कि उसके एमपीएस को खरीदने की ऑफर की जा रही है। कुछ ही देर कबल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि बाकायदा लेन देन और जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। 25 करोड़ 40 करोड़ एक एमपीए के बारे में कहा गया कि उनको फरोख्त या उनको ऑफर्स की जा रही हैं। 1-2 एमपीए से कहा जा रहा है कि वो गैर मुमकिन है। दूसरी तरफ हम एक एमपीए पाकिस्तान नून लीग की तरफ से भी जो जिनका ताल्लुक चिनोट से है वो सामने आया। उन्होंने बताया कि इलियास चिनोटी साहब के उनको भी दौरान हज तकरीबन 10 करोड़ रुपए की ऑफर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की तरफ से हुई है। तो जो ही हम इंतखाबात यानी जो वजीर आला का इंतखाब है 22 तारीख को उसके करीब बढ़ रहे हैं, इन इल्जामात में मजीद शिद्दत हमें आती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मारूफ तज्ज़िया निगार अहम उमूर पर गहरी नजर रखते हैं कंवर दिलशाद साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। कंवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया का ये फरमाएगा कि इस यलगार की वजह क्या है और क्यों इमरान खान साहब और उनकी जमात की सुई इस पर अटक गई है कि इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो, वजह इसकी क्या है, बेनकाब कीजिएगा कंवर दिलशाद साहब प्लीज। इसमें काफी तबसरे भी आ चुके हैं, कॉलम भी लिखे जा चुके हैं, इसके बारे में हमने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया हुआ है। जो हमारी नजर में जो हम जो देख रहे महसूस कर रहे थे, हम बड़ा एहतराम करते हैं इमरान खान साहब का। वो मुल्क के नेशनल लीडर भी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव रहे, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान रहे। तो हम ये समझ रहे थे कि उनको इतनी लो सतह पे आकर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के बारे में इस तरह के रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे। वो एक आईनी इदारे के सरबराह है। अगर आपको उनसे शिकायत हैं या तहवजात हैं या फिर उनको एतमाद पर नहीं लिए जा रहा है तो फिर उसका बड़ा आसान तरीका है, आइन के आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ रेफरेंस भिजवाया जा सकता है। अब तो एक आम शहरी भी उनके खिलाफ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भिजवाने का मजाज है।
तो वहाँ पे सबूत पेश कर दें कि जनाब इन्होंने जाती उमरा मुलाकातें की या जैसे मुलाकात की, जहाँ जहाँ उनके बारे में उनके पास दस्तावेजात हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश कर दें, वो उनको फैसला कर देगी, वो है उनको हटाने का, तब्दील करने का, सबदोश का तरीका। एक और बड़ी अहम बात, अब वो कहते हैं मुस्तफ़ी हो जाए। अब अगर मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबर इलेक्शन कमीशन महसूस करेंगे ठीक है चले हम पर एतमाद, एक सियासी जमात के एतमाद से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ज़ाहिर है मुल्क के नेशनल लेवल के तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा है, अब उनको वो इस्तीफा दे देते हैं। तो अब नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबर इलेक्शन कमीशन कौन अपॉइंट करेगा? अब जो इस वक्त कौमी असम्बली के जो हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनको भी तस्लीम ये नहीं कर रहे। इमरान खान साहब कहते हैं जी वो तो पपट है। अच्छा ठीक है चले, जो जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल वो करते वो मैंने दुहरा दिए। तो इसी तरह से ये कहेंगे जी वज़ीर आज़म जो हैं वो इम्पोर्टेड है, हम उनको भी नहीं मानते। तो अब ये बताइए कि जो अब जो अगर ये चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबर इलेक्शन चले जाते हैं और इलेक्शन कमीशन तहलील हो जाता है तो कैसे अपॉइंट करेंगे आप उनके चीफ इलेक्शन कमीशन को? आईनी तौर पर जो पार्लियामेंट में सिस्टम दिया है उसके मुताबिक वो नहीं कर सकेंगे। इतना बड़ा आईनी इदारा जो है वो खामोश हो जाएगा, तहलील हो जाएगा, गैर फाल हो जाएगा। तो ये आप भी इमरान खान साहब से गुजारिश करते हैं कि आप हमें उसका तरीका ही बता दें कि भाई आप अगर चीफ इलेक्शन कमीशन चले जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है जा सकते हैं, दबाव पड़ गया, तो फिर उसकी जगह पर आप कैसे उनकी जो है वैकेंसी को फिलअप करेंगे, कैसे उनको तकर्रुर करेंगे, कैसे मेंबर आएंगे? तो ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा ना। इसलिए हम एक आईनी इदारा है ना ये तो। अगर हाँ 18वें अमेंडमेंट से पहले ठीक है चीफ इलेक्शन कमीशन साहब अगर चले जाते हैं, मेंबर चले जाते हैं, तो इख्तियार थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि वो एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक्टिंग मेंबरों का तकर्रुर कर सकते थे। लेकिन अब वो भी खत्म हो गया 18वीं अमेंडमेंट में, 22वीं अमेंडमेंट में, 19वीं अमेंडमेंट में, वो भी खत्म हो गया। इसका हमें हाल बताएं कि चीफ इलेक्शन कमीशन जाने के बाद आप तकर्रुर के साथ। एक बात। दूसरी बात यह कि इमरान खान का स्टेटस बहुत बुलंद है, वो बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल के लीडर। उनको छोटे छोटे मामले में, कॉन्स्टिट्यूशनल मामले में इस तरह की जो बात करने से उनके वोटर्स को भी उनको तकलीफ हो रही है, उनके हामियों को भी महसूस हो रहा है कि इतने एक इदारे के सरबराह के बारे में इस अंदाज से क्यों जा रहे हैं। इसके बारे में कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं। कुछ खबरें गर्दिश ये कर रही हैं कि चूंकि फॉरेन फंडिंग केस का, ममनुआ फंडिंग केस जो भी कहें, वो बहुत 8-7 साल से वो इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात रहा और वो तहरीक इंसाफ भी मुख्तलिफ अदालतों से उनसे स्टे लेते रही कोई 4.5-5 साल तक, जिसकी वजह से डिले हो गया, अभी तक फैसला नहीं आ रहा। अब हमारी इतला के मुताबिक ये फैसला इसी महीने के आखिर में आ रहा है। उस पर इमरान खान साहब को ये महसूस हो रहा है कि मुमकिन है उनकी पर्सनैलिटी पे हरफ आ जाए, उनकी पार्टी पे हरफ आ जाए, तो वो उनके दोस्तों ने उनको गलत मिसगाइड किया है, मिसलीड किया है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास सिर्फ इख्तियारात इतनी हैं कि जो आपका जो ममनुआ फंडिंग केस है वो जब्त कर लिया जाता है। अब जो जब्त कर लिया जाता है तो उनको खतरा ये दिया गया है कि फिर वफाकी हुकूमत जो है, इलेक्शन कमीशन साइड भी हो गया, हम बार बार कह रहे हैं कि वो इलेक्शन साइड भी हो गया, ममनुआ फंडिंग जब्त हो गया, जितने भी हैं 65 लाख या 30 लाख डॉलर जो भी हैं वो जब्त हो गया। तो फिर वफाकी हुकूमत जो है उस ममनुआ फंडिंग केस के जब्त होने के बाद वो एक्शन ले सकती है। वो कहेगी कि ना ये पार्टी ममनुआ फंडिंग केस पे तैयार की गई थी, ममनुआ फंडिंग केस पे उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे, वो जब्त कर लिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सेक्शन 204 के तहत। तो वो एक रेफरेंस भिजवा सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइन के आर्टिकल 17 के तहत और इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 212 के तहत, 214 के तहत, कि वो आप इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जनाब ये इलेक्शन कमीशन ममनुआ फंड जब्त कर लिया है, तो आप इस पार्टी के बारे में जो है हम इसको कालदम करार देना चाहते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगी। वो वफाकी हुकूमत का डोमेन है, फिर वो आगे सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करती है, इलेक्शन कमीशन का एक काम नहीं है। लेकिन ये जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, क्या तौहीन अदालत नहीं लगती कंवर दिलशाद साहब इसके ऊपर कि वो बाकायदा थ्रेट कर रहे हैं कि आप अपना रास्ता खुद मुस्ताफी हो जाएं, वरना फिर अवाम फैसला करेगी, अवाम रास्ता इख्तियार करेगी। और इसी तरह इंतखाबात के लिए जिस तरह वो प्रेशराइज कर रहे हैं, बज़ाहिर यही लग रहा है कि 22 तारीख के बाद अगर सीएम पंजाब इनका आ जाता है तो एक बार फिर यलगार होगी इस्लामाबाद की तरफ, या हमलावर होंगे इस दफा शायद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब दोनों तरफ से होंगे ताकि हुकूमत फौरी तौर पे मुस्ताफी हो जाए। तो इस तरह कौन सी हुकूमत काम कर सकती है, कौन सा इदारा इस फिजा में काम कर सकता है कंवर दिलशाद साहब? देखो गुजारिश ये है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मेरा भी गुजारिश ये है, इलेक्शन कमीशन के पास बहुत कम इख्तियारात है। हमारी जितनी भी हुकूमतें आती रही, मौजूदा हुकूमत के पास तो इख्तियार कोई नहीं है। और लेकिन जो भी इंतखाबी इस्लाहात बनी, बिलावल साहब ने बड़े दावे किए कि हम इंतखाबी इस्लाहात लेके आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल पेश की। तो क्या था इस्लाहात
कि जी जो हमारे तारिकन वतन हैं ओवरसीज पाकिस्तानी को, उनका वोट का जो है वो डिलीट कर दिया कि नहीं बन सकता, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म कर दी। ये है जनाब इंतखाबी इस्लाह जो बिलावल जरदारी साहब फाइल गोद में लेकर बगल में लेकर जगह जगह जाते थे। तो मैंने स्पीकर साहब से बात की, स्पीकर साहब किसी को सुनते ही नहीं है, वो भी दूसरी एक दुनिया के बंदे बन के हैं, मुलाकात ही नहीं करते। देखो राजा परवेज अशरफ हम जैसे शख्सियत के पास जा रहे हैं कि जनाब हमें बताएं कि इंतखाबी इस्लाह क्या लाना चाहते हो, तो बात ही नहीं करते। इसी तरह हमने शहबाज शरीफ को पैगाम भेजे कि आप क्या इंतखाबी इस्लाह लाना चाहते हैं, जवाब ही नहीं देते। तो ये सारी असल बात यह है कि इलेक्शन के पास तो इख्तियार ही नहीं है। मुझे इंडियन चीफ इलेक्शन कमीशन से बड़ी मुलाकातों का इत्तेफाक हुआ, मैं खुद इंडियन इलेक्शन कमीशन को विजिट किया। उन्होंने कहा जी आपके इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान को तो इख्तियार ही कोई नहीं है। हमारे यहाँ अगर कोई जमात अगर इलेक्शन कमीशन इंडिया के बारे में या मेंबर इलेक्शन कमीशन के बारे में, चीफ इलेक्शन के बारे में कोई इस तरह के जुमले अदा कर दे जैसे पाकिस्तान में अदा किए जाते हैं, तो हम 15 मिनट में उस पार्टी को कालअदम करार दे सकते हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कोई जरूरत नहीं है, हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कोई जरूरत नहीं है। हम 15 मिनट में उस पार्टी को कालअदम करार दे देंगे और खुद जाए सुप्रीम कोर्ट में जाए, अक़वाम मुत्तहिदा जाए, लेकिन हम फारिग कर देंगे। लेकिन यहाँ पावर ही नहीं है। तो अब हमने कहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कोशिश कर जाएंगे, तो इनके जो फादर्स हैं, जो इनके लोग हैं, वो कहते हैं जी कि इलेक्शन कमीशन तो अदालत ही नहीं है, वो तो कैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएगी। तो जनाब पावर तो बहुत ज्यादा है इस्तेमाल करना चाहे तो। लेकिन हमारे इंतखाबी इस्लाह कमेटी जो नाम निहाद बनी थी इसाक डार की सरबराही में, वहां भी कोई काम नहीं। इसके बाद भी कोई वहां पर इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात होते हैं, इख्तियारात ही नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर उनकी बात नहीं मानता, प्रेजाइडिंग ऑफिसर उसकी बात नहीं मानता। जिस तरह के बयान इमरान खान साहब दे रहे हैं साहब, अगर ये भारत में देते आप कह रहे हैं तो ये जमात कलअदम हो चुकी होती, ये जिस तरह के बयान दे रहे हैं अभी यहाँ पर। मेरे सामने खुद उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जनाब हम आपको छोटी सी मिसाल देती हैं, आपके पास अगर टाइम है बता दो। उन्होंने छोटी सी मिसाल दी। उन्होंने कहा जी जो संजय गांधी के बेटे जो थे, उन्होंने एक अपने इंतखाबी कैंपेन में ये बयान जारी कर दिया, अगर हमारी पार्टी बीजेपी अगर इक़्तिदार में आ गई तो हम मुसलमानों को मिडिल ईस्ट भिजवा देंगे, इंडिया के मुसलमानों को। जब मैं टीवी पर देख रहा था तो मैंने उसी वक्त आईजी मिलिट्री को फोन किया, इसको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दें इसको। तो 15 मिनट के अंदर अंदर वो गिरफ्तार करके उसकी हवालात में बंद कर दी। तो मेरे पास वाजपेयी का जितने भी थे उनके कदर फोन आने शुरू हो गए और सुबह उन्हें मुलाकात भी की। तो उन्होंने कहा कि जी आपने हमारे इतने बड़े अहम शख्स को अपने जेल भेज दिया है, तो हम इलेक्शन से बाइकआउट करना चाहेंगे। तो मैंने कहा अच्छा आप इलेक्शन का बाइकआउट करना चाहेंगे, मैं तो आपकी पार्टी को कलअदम करार देने का फैसला कर दिया, नोटिफिकेशन देखिए, सर दस्तखती मैंने करने हैं। फिर उन्हें माफिया मांगनी शुरू कर दी। ये होती है पावर जनाब, ये होते हैं इख्तियारात। यहाँ नोटिस जारी होते हैं, अदालत को नोटिस हो गया जी, वो हो गया, पावर नहीं है इनके पास, इख्तियार ही नहीं दिया इलेक्शन में पाकिस्तान को। सही। और दूसरा मुतालबा इमरान खान साहब का ये, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो जाए फौरी तौर पे, आप कह रहे हैं उससे तो एक और बुहरान पैदा हो जाएगा कि नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन आएगा, एक तरह से एक आईनी इदारा गैर फाल हो जाएगा। लेकिन फिर फौरी इंतखाबात कैसे होंगे? आपकी ये कहना चाहता हूँ कि आप फौज साहब को बार बार दिखाते हैं, उस हमारे दोस्त हैं, हम बड़ा एहतराम करते हैं। तो क्या इमरान खान की कैबिनेट में सारे आदमी चले गए हैं? स्वाय फवाद चौधरी को, शेख रशीद के पास कोई आदमी नहीं रहा। उनके जो 65 मेंबरों की जो काबिनेट थी वो कहाँ चली गई? तो वो क्यों नहीं आगे बढ़ के इमरान खान को डिफेंड करती है? 2 आदमी डिफेंड करने वाले रह गए हैं। तो ये भी सवालिया निशान बन गया इमरान खान साहब, आपके आदमी किधर गए? आपके आदमी कि 2 आदमी, एक तो शेख रशीद किसी पार्टी में नहीं है और तो आजाद सियासतदान है, बाकी रह गए बेचारे फवाद चौधरी साहब, वो बेचारे गालियां भी खा रहे हैं, तनकीद भी सुन रहे हैं। आदमी बड़े अच्छे हैं, मुस्कुरा की बातें करते हैं, लेकिन बहरहाल आखिर बाकी आदमी कहाँ गए? आपकी काबिनेट कहाँ चली गई? अब बेचारे एक है बेचारे अपने, हमारे भी दोस्त है, आपके भी दोस्त है, शहबाज गिल, वो टेक्नोक्रेट आदमी है, प्रोफेसर रहे थे शिकागो यूनिवर्सिटी में, वो रह गए, एक फवाद चौधरी साहब, बाकी तो कोई आदमी उनके पास कोई भी नहीं। लेकिन गवर्नर साहब ये बताएं कि फौरी इंतखाबात का जो मुतालबा है कि ये फौरी इंतखाबात हो, उससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो, तो ये नए वाले को भी इन्होंने मानना नहीं है, फिर एक तरह से इदारा गैर फाल। तो क्या फौरी इंतखाबात हो सकते हैं ऐसी सूरत हाल में? क्योंकि इनकी सुई तो यहीं अटकी हुई है और यहाँ पर एक डेडलॉक है, क्योंकि इत्तेहादी जमातें कह रही है हम मुकर्रर मुद्दत पे इलेक्शंस कराएंगे। तो ये डेडलॉक आप किस तरह देख रहे हैं? और दूसरा, क्या ये कोई नया आईनी बुहरान बन सकता है इस सूरत हाल में? इत्तेहादी जमातों का अपना एक एजेंडा होता है, उनके अपने मफादात हैं। जब थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा तो इत्तेहादी भी फौरन छोड़ कर घर चले जाएंगे। इत्तेहादियों में कोई वैल्यू नहीं है। असल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। अगर कोई ऐसी हालात पैदा हो जाए
क्योंकि इलेक्शन कमीशन को कहना पड़े कि आप इमीडिएटली इंतखाबात के क्या तैयार है। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर तैयार है। 15 अगस्त 20 अगस्त के बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हर सूरत में इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है। इंतखाबी फरिश्ते भी अपडेट हो गई है, डिलिमिटेशन का मसला भी हल हो गया है, सब खत्म हो गया। अब ये अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जनाब मुझे तो इस इलेक्शन कमीशन में एतबार ही नहीं है, तो नया इलेक्शन कमीशन कैसे लेके आएंगे? ये हमारा उनसे एक सवाल या निशान है, या उनसे सवाल है कि आप हमें बताएं कि नया चीफ इलेक्शन कमीशन क्या अक़वाम मुत्तहिदा से आएगा? क्या अक़वाम मुत्तहिदा जो है चीफ इलेक्शन कमीशन को, मेंबर इलेक्शन कमीशन को तकर्रर करेगी? आप इसका सवाल हमें जवाब दे देना। ये तो आपको पार्लियामेंट खत्म हो गई, आपकी पार्लियामेंट जमात में अब लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा जो है आपके राजा रियाज हैं, और लीडर ऑफ हाउस शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको आपने मानना नहीं है। इन्होंने दोनों आदमियों ने तकर्रर करना है। तो ये चीजें, अच्छा एक और बड़ी अहम बात जो हम बताएं, कोई इलेक्शन नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जब ये ऑर्डर जारी करेगा, उसके तहत जिन्होंने इस्तीफे दिया है ये वापस अक़वामी असम्बली में चले जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो इशारे मिल रहे हैं, रिमार्क्स मिल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास आप नैब का बिल लेके आ गए, तो आप कौमी असम्बली में क्यों नहीं गए? आप कौमी असम्बली में क्यों नहीं बैठते? अब बाकी शहरी मजारी जो बातें करते हैं, बड़े बड़े अहम सवाल आते हैं। मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है। सही है, इस सेगमेंट का टाइम ठीक है। ये जरदारी का फार्मूला है, ये वापस जाएंगे। तरफ बढ़ने के बाद साथ आपका शुक्रिया अदा करते हुए आफ्टर दिस ब्रेक नाज़रीन आते हैं। तो आज अहम तरीन माशी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू होगी, क्योंकि बिलखुसूस जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है उनके भी मौक़िफ़ लेंगे। कितनी तशवीश पाई जाती है डॉलर जिस तरह से ऊपर जा रहा है, और क्या वजह है इसकी, और हुकूमत क्या खामोश तमाशाई है, ये सब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। बेनकाब में हमारे साथ है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन एक बार फिर बात करेंगे। रिकॉर्ड कमी है पाकिस्तानी रुपए की कदर में डॉलर के अगेंस्ट, इसकी वजूहात क्या हैं, इसको समझेंगे कि आखिर पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद ऐसा हुआ क्या कि एकदम एक फ्री फॉल सा नजर आ रहा है। क्या हुकूमत खामोश तमाशाई है? क्या ये सियासी इंतशार की वजह है, या वजह कुछ और है? क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी जिक्र किया है, और ये स्टेट बैंक का मौक़िफ़ भी मैं आपको बताता चलता हूँ। स्टेट बैंक ने कहा है कि रुपए की कदर की मौजूदा सूरत हाल मार्केट डिटर्मिन्ड है, मार्केट की तय करदा है। करेंसी उतार चढ़ाव जारी खातों के खसारे से है, इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें और गैर यकीनी सूरत हाल भी है। आलमी सतह पर भी अमरीकी डॉलर की कदर गुज़िश्ता 6 माह में 12% बढ़ी है। दिसंबर 2021 से अब तक रुपया 18% गिरा है, और महंगाई से यानी इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद करेंसी की कदर में सिर्फ 3% जो है गिरावट आई है। इसी तरह अगर मिफ्ता इस्माइल साहब ने इंपोर्ट्स में कमी के हवाले से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने कुछ ऐलानात किए थे कि इंपोर्ट्स में किस तरह गवर्नमेंट के मेजर्स इफेक्टिवली कर्टेल डाउन करने में कामयाब हुए। क्या कहा है फाइनेंस मिनिस्टर ने इंपोर्ट्स के बारे में? लेट्स हियर दिस। गाड़ियाँ जो हमने कहीं के तो मुल्क से बाहर बनी हुई तैयार गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे, तो उससे हमको बचत हुई है। मोबाइल फ़ोन को हमने रोक लिया, और जो यहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं और यहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन बनते हैं उसको हमने कुछ दिनों तक ब्रेक लगाया, और उसके बाद हमने उनको तकरीबन आधी स्पीड पे आने दे रहे हैं। इसी तरह हमने फ्रिजेज वगैरह के ऊपर भी तकरीबन स्पीड थोड़ी कम कर दी है, और हमने ये कहा है कि $5 लाख के ऊपर, और अब हमने कहा है कि $1 लाख के ऊपर कोई एलसी खुलती है तो स्टेट बैंक से परमिशन लें। जो स्टेट बैंक दे देती है अमूमन परमिशन, लेकिन उसमें कुछ 2, 4, 8, 10 दिन की ताख़ीर होती है, जो कि जिससे हमारे उन इम्पोर्ट थोड़ी सी कम हो जाती है। जुलाई के महीने में इसके बड़े समर आए हैं, और 18 तारीख तक यानी 2 दिन पहले तक सिर्फ $2.6 बिलियन की इम्पोर्ट हुई थी। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद इदरीस साहब, कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इदरीस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और इस अहम तरीन मौके पे वक्त दिया। क्या सूरत हाल आप लोगों को दरपेश है? आपने भी कोई हंगामी इजलास तलब किया है? कितने कंसर्न आप लोग हैं इस पूरी सिचुएशन पे? इदरीस साहब प्लीज बताइएगा नाज़रीन को। अहम टॉपिक पर आपने मुझे मदऊ किया, और जो मेरे कंसर्न्स हैं उसको जानने की कोशिश की। सबसे पहले तो ये कि हमने कल इसका एक हंगामी इजलास ऑलरेडी बुला लिया है, क्योंकि जो हमारे खदशात थे माजी में कि स्टेट बैंक को आज़ाद नहीं होना चाहिए, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए जो इसको रेगुलेट करे। इस वक्त कोई भी अथॉरिटी नहीं है जो डॉलर को रेगुलेट करे, प्लस जो अनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से मुल्क को शदीद नुकसान पहुंच रहा है, और तमाम तर तवज्जो हर सियासी पार्टी की अपने सियासी मफादात की तरफ है। देखिए 2022 के अवाइल में 176 रुपए का डॉलर था,
और आज 230-231 रुपए में कुछ काम हुआ है, जो कि 28% के करीब रुपए की कदर जो है वो गिरी है। और कुछ ये भी सुना गया कि जो तेल के सौदे हुए हैं उनकी एलसी के लिए अगर एलसी खोलनी है तो 242 रुपए और 41 रुपए तक की भी बात की गई। और ये तमाम की तमाम वो बातें हैं जो पैनिक फैलाकर और रुपए की कदर को मुसलसल गिराया जा रहा है। हालात इतने खराब नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ मसला ये है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है और जो प्लेयर्स हैं वो अपना किरदार जो है अदा कर रहे हैं और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो फेल हो गई है अपना किरदार अदा करने में। जहां तक बात है कि स्टेट बैंक ने बताया जी फलानी जगह डॉलर इतना मजबूत हुआ है, ये हुआ है, हमारे मुल्क में कोई ऐसी आफत नहीं आ गई थी या कोई ऐसी पहले दूध की नहरें नहीं बह रही थी कि डॉलर स्टेबल था। ये सब के सब स्पेकुलेटर्स और वो तमाम जो इसमें एक्टर हैं जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी होती तो कतई ये सूरत हाल नहीं होती। और ये जो भी हुकूमती इक़दामात हैं जो इन्होंने अभी मिफ्ताह इस्माइल साहब ने कहा कि बेशक उन्होंने इसलिए किया होगा इंपोर्ट को कर्टेल किया जा सके, लेकिन बैकलॉग जमा हो रहा है। जिस दिन में ये फ्लोट करेंगे एक दिन में ही सारी लिमिट पूरी हो जाएगी। लोग परेशान है, रॉ मटेरियल है नहीं, आने वाले दिनों में मजीद रॉ मटेरियल की किल्लत हो जाएगी। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो इसको बैठकर मुल्क के वसीतर मफाद में देखना पड़ेगा। लेकिन डॉलर बढ़ रहा है तो खाली कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं बढ़ रही है, खाली इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रही है, मुल्क की कर्जे कहां से कहां तक चले गए। लेकिन कोई भी जो है सियासी पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, आज वजीर आजम ने कोई हंगामी इजलास बुलाया। हम गुज़िश्ता कई माह से कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लिया जाए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर जो है एग्रीमेंट किया जाए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान में, ताकि जो अदम एतमाद की फिजा इस वक्त मुसलसल जो है बतदरीज बढ़ती जा रही है और बिजनेस कम्युनिटी और जो हुकूमत है उसके दरमियान जो अदम एतमाद है उसको खत्म किया जा सके। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई भी इस पर तवज्जो नहीं दे रहा और आने वाले दिनों में मजीद हालात हम खराब होते हुए देख रहे हैं। हमने बात की थी, देखें जब श्रीलंका का डिफॉल्ट हुआ तो हमने कहा जी पाकिस्तान में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और हमारी सारी चीजें स्टेबल हैं, एक्सपोर्ट ऐसे है और हमारे और उनके दरमियान बड़ा फर्क है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ज़रूरी मुल्क हैं, वो खाली टूरिज्म पे काम कर रहे थे। लेकिन हालात बतदरीज उसी नहज पर जा रहे हैं। इन चंद दिनों में आप देख लें डॉलर कहां से कहां चला गया, हुकूमत ने क्या किया। अच्छा इधर साहब ये बताएं कि आपको काम करने में जो, क्योंकि मेरी बहुत से लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि हमने जो ऑर्डर्स हैं उनमें नुकसान हो रहा है, पैसे अलग नुकसान भरना पड़ रहा है, काम एक तरह से रुक गया है। क्या यही सूरत हाल है वाकई में? जो इंडस्ट्रीज हैं बड़ी, जो ऑर्डर्स हैं एलसीज, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, दरामदाद और बरामदाद दोनों मंजमद हो गई हैं। अच्छा, इंपोर्ट के जो सौदे थे, कलेक्शन वाले डॉक्यूमेंट्स तो बैंक क्लियर ही नहीं कर रही, लाखों करोड़ रुपए रोज का डैमेज लग रहा है लोगों को। इसी तरह हमारी जो इंपोर्ट है वो महंगी होती चली जा रही है और एक्सपोर्ट के जो सौदे हुए हैं, जो हमारे बायर्स हैं वो कह रहे हैं जी आपके यहाँ डॉलर बढ़ गया, रुपया आपका घट गया, आपको डॉलर में पेमेंट मिलेगी तो आप हमें डिस्काउंट दें। जो डॉलर की कीमत बढ़ रही है, रुपए की कदर गिर रही है, वो तो बाहर का बायर हमें बता रहा है, लेकिन जो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रही है, यूटिलिटीज बढ़ रही हैं और जो दीगर चीजें हमें अफेक्ट कर रही है उस पर वो लोग किसी भी तरह जो है मानने को तैयार नहीं है। तो आने वाले दिनों में आप मजीद एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइन देखेंगे और मुल्क जो अभी ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, तो ये जो इंपोर्ट कर्टेल करके और वो बात कही जा रही है कि इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त ऐसी सूरत हाल है। आने वाले दिनों में जब क्योंकि आपके पास गैस नहीं है, बिजली महंगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं और रिसेशन है दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में। और ये बताएं इदरीस साहब, क्योंकि ये है तो एक सियासी मामला इलेक्शंस का, आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि और पुरजोर मुतालबा उनका है कि इलेक्शंस की तरफ फिलफौर जाया जाए। क्या ऐसी सूरत हाल में जब आप कह रहे हैं कारोबार मुंजमद हो गया, एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स में इंपोर्ट्स रुक गए हैं, सब कुछ इस वक्त मुंजमद है, जमूद का शिकार हो गया है, ऐसे में IMF का बोर्ड अप्रूवल 26 अगस्त को है, जब तक पैसा आता है नहीं आता, एक अनसर्टेन सिनेरियो है। अगर यहाँ पर इंतखाबात के लिए फिर एक लॉन्ग मार्च हो जाता है, इस्लामाबाद को सील कर दिया जाता है, जी आप इस्तीफा दें क्योंकि हुकूमत इस्तीफा नहीं दे रही, क्या बिजनेस और पाकिस्तान की मईशत सह सकती है इस इंतशार और खिलफिशार को, आपको लगता है?
देखिए अभी तो सिर्फ बातें हो रही हैं और हमारे पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है। अगर ऐसा कुछ हो गया, देखिए आप किसी से उधार लेने जाते हो और आपको पता हो कि वो स्टेबल ही नहीं है और पैसे वापस नहीं दे सकेगा, तो आप कैसे उसको उधार देंगे? जब IMF के साथ जो आज लोग बात कर रहे हैं, उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं है कि जो कमिटमेंट्स इन्होंने किए हैं वो आने वाले फुलफिल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, या उनसे रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो इस मैटर को जो है प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, ताकि वो भी देख रहे हैं कि क्या हालात हो रहे हैं, और जैसे ही उन्हें लगेगा कि अब स्टेबिलिटी है या जो लोग उनसे बात कर रहे हैं वो उस पर अमल पैरा भी होंगे, जो कमिटमेंट्स की जा रही हैं उसको पूरा किया जाएगा। मैं जाती तौर पर ये समझता हूं तभी हमें वो IMF वाले पैसे मिलेंगे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ये जो अभी बातें हो रही थी कि IMF से मुआहिदा कंप्लीट हो गया, तो ये इनकम्प्लीट मुआहिदा है और ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इदरीस साहब, आपने वक्त दिया और इस अलार्मिंग सिचुएशन पे आपने कराची, पूरे मुल्क का जो अहम तरीन चेंबर है कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स हब है, आप उसके सरबराह हैं, सदर हैं, हमें ज्वाइन किया और अपनी सूरत हाल से हमें आगाह किया, इस पे अहम तरीन बात करी। नाज़रीन ये सूरत हाल है, इस उम्मीद